गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, चैप्टर फर्स्ट, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या कहलाती है। भाषा कहलाती है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो है भाषा कहलाता है। बोली भी हम जानते हैं कि बोली क्या कहलाती है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। लिपि कहलाती है भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। और व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराती है। शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाती है। आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मनुष्य तरह तरह से अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करना चाहता है। कभी वह बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तो कभी लिखकर प्रकट करता है। पहले चित्र में विभा निधि से कुछ कह रही है। निधि विभा की बात सुन रही है। दूसरे चित्र में यश अपने पिता को ईमेल लिखकर अपनी बात बता रहा है। पिता यश की बात ईमेल पढ़कर जान रहे हैं। देखिए, चित्रों के माध्यम से ये बात समझ में आ रही है। तो अब इससे क्या समझ में आया? परिभाषा क्या बनी? अंडरलाइन कर लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। बोलकर भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और लिखकर भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाया? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लीजिए। जो मैंने पहले बताई थी आप वो भी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। और बाकी बुक में लिखिए तो इस तरह भी लिख सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा आपकी क्या कहलाती है? जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है तथा सुनकर भावों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करता है तथा सुनकर भावों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत के लिए करते हैं, वाद विवाद के लिए करते हैं, टेलीफोन, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि में होता है। लिखित भाषा क्या कहलाती है? जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। नेक्स्ट पेज में आइए। इसके बाद आता है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को तीसरा प्रकार भाषा का माना नहीं जाता। इसे नहीं माना जाता क्योंकि इसको अभी भाषा की संज्ञा प्रदान नहीं है, क्योंकि इसके विचार स्पष्ट नहीं होते हैं। सांकेतिक भाषा से विचार स्पष्ट नहीं होते, इसलिए ये भाषा के प्रकार में शामिल नहीं है। वैसे तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा होती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट होती है। लाल बत्ती जलने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, पीली बत्ती पर इंतजार करती है और हरी बत्ती जलने पर गाड़ियाँ चलने लगती हैं। ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। कई बार संकेत के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, जैसे हरी झंडी दिखाकर, रेलगाड़ी का चलना, मुँह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, सीटी बजाकर खेल शुरू होने का इशारा करना आदि। परंतु इसका प्रयोग हर स्थिति या हर स्थान पर नहीं किया जा सकता, अतः हम इसे भाषा का रूप नहीं मान सकते, इसीलिए इसे भाषा का रूप नहीं माना जाता है, ठीक है। इशारों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद आज हम आते हैं बोली में कि बोली क्या कहलाती है। भाषा और बोली एक चीज़ नहीं है। भाषा क्या कहलाती है? भाषा सभी जगह बोली जाती है और बोली केवल किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। भाषा को सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। सरकारी कामकाज भाषा के माध्यम से ही होते हैं, बोली के माध्यम से नहीं होते हैं। देखिए, अब हम आज बोली के बारे में पढ़ते हैं। संसार में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, रूसी, स्पेनिश, तेलुगु, मलयालम, फारसी, जर्मन, उर्दू आदि। जब एक ही भाषा अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। मतलब बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। अंडरलाइन कर लीजिए। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। यद्यपि ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली में साहित्य की रचना की गई थी, परंतु बाद में केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई। और जिस बोली में साहित्य की रचना हो जाती है वो बोली भी भाषा बन जाती है। जैसे अवधी और ब्रज, इसमें साहित्य की रचना हुई, इसलिए ये भाषाएं ये बोलियां जो है भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ठीक है। इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करवाया आप भी कर लीजिए अपनी बुक में। लिपि। अब हम आते हैं लिपि में कि लिपि क्या कहलाती है।
लिपि कहलाती है भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंडरलाइन कर लीजिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। विश्व की कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। लिपि जैसे देखिए देवनागरी में कौन कौन से आता है? मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुरुमुखी, पंजाबी, चित्रलिपि चीनी, रोमन, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, फारसी, उर्दू, बांग्ला। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। ठीक है, मतलब हिंदी से ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राजकाज में किया जाता है वो भाषा राजभाषा कहलाती है। तो हमारे राजकाज में जो भाषा प्रयोग होती है वो हिंदी ही है, हिंदी को ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद हम अब आते हैं नेक्स्ट पेज में मातृभाषा। मातृभाषा क्या कहलाती है? मतलब जो बच्चा अपनी माँ से बोलना सीखता है, समझता है, जो भाषा सीखता है वो भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा। मातृ मतलब माँ, भाषा मतलब माँ की भाषा। तो जो बच्चा जो भाषा अपनी माँ से सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने घर में माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है। अब इसके बाद आता है मानक भाषा। मानक भाषा क्या कहलाती है? मानक भाषा शुद्ध और साहित्यिक होती है। और देखिए इसका प्रयोग सरकारी कामकाजों में किया जाता है। भाषा का सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप मानक भाषा कहलाता है। यही भाषा पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन आदि में व्यवहार में लाई जाती हैं। और देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए आप भी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, जो इस प्रकार है: हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उर्दू, डोगरी, बांग्ला, असमिया, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, बोडो, नेपाली, मलयालम, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, संथाली, ओडियो, तेलुगु, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद आता है साहित्य। साहित्य क्या कहलाता है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके लिखा जाता है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित करके रखा जाता है ताकि अगली पीढ़ी उस ज्ञान का लाभ उठा सके। ज्ञान का यही संचित कोश साहित्य कहलाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, साहित्य की परिभाषा क्या हुई? साहित्य क्या है? मतलब प्रत्येक भाषा के ज्ञान को संग्रहित करना, मतलब इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है कहीं भी, जिससे कि जो अगली पीढ़ी आए वो उसका लाभ उठा सके। तो हम उसे क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे। किसी भी भाषा का साहित्य गद्य तथा पद्य के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपका हिंदी साहित्य गद्य और पद्य में है, गद्य भी होता है, कविता, कहानी, कविता जो है गद्य में आती है और पद्य में कहानी आती है। तो गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। गद्य में हम अपने विचार, कहानी, निबंध तथा नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। इसके बाद आता है व्याकरण। चित्र में दिए दोनों वाक्यों को पढ़िए। जैसे लिखा हुआ है, तुम्हारे को कौन सा काम करना है? मेरे को अभी हिंदी का गृह कार्य करना है। अब देखिए इसमें क्या गलती है? तुम्हारे को कौन सा काम करना है, तुम्हारे को होगा यहाँ पर, गलत है ना। तुमको कौन सा काम करना है ये होना चाहिए। तो ये हम इसलिए जान गए क्योंकि हमें व्याकरण का ज्ञान है। जिन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता वही अशुद्ध हिंदी बोलते हैं, है ना। तो अशुद्ध हिंदी जो हमें व्याकरण समझ में अपने आप आ गई कि व्याकरण ही वो चीज़ है जो हमें ये बताती है कि शुद्ध कैसे बोलते हैं, कैसे कैसे भाषा शुद्ध लिखी जाती है। चित्र में दिए दोनों वाक्यों को पढ़िए। बच्चे बोलने में प्रायः ऐसी गलतियां करते हैं। इसका कारण उन्हें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होता है। किसी भाषा के बनने तथा विकसित होने के बाद उसका शुद्ध रूप क्या है ये सीखने के लिए कुछ नियम होते हैं। यह नियम हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हमें वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के शब्दों में संबंध में जानकारी मिलती है। तो परिभाषा क्या बनी? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तथा लिखना सिखाता है। आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार,
इसमें वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के बारे में विचार किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं, आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक तथा लिखित। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। ज्ञान का संचित बोध ही साहित्य है। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिए।